जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी यहाँ पर नेट यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आईसीटी की सीरीज चल रही थी। और आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं वो पढ़ रहे थे कल वाली क्लास में हमने कंप्यूटर की सारी पीढ़ियाँ पढ़ ली थी। और उन पीढ़ियों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू रहें, रेगुलर क्लासेस देखते रहें। और अब हमें कैसे भी करके कुछ भी करके जेआरएफ निकालना है। जो हमारा जेआरएफ निकालने का सपना है उसको पूरा करने के लिए लगे रहें। कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स के बारे में जिनका यूज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों में करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आईसी। तो आईसी को सुनते ही, आईसी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि आईसी हमने कल पढ़ा है। आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ठीक है, यदि आपके दिमाग में आ गया कि आईसी हमने कल पढ़ा था, तो आपको अब बताना है कि आईसी का प्रयोग किसके लिए किया गया जाता है, किसके रूप में किया जाता है। मेमोरी के रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में, प्रोग्रामर के रूप में, या फिर किसी अन्य रूप में। आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। और देखो, कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल 9वां दिन है दादी जी का। और 9वें दिन के दिन नहान का काम होता है। इसके अलावा नारायण बलि होती है और सपिंडी वगैरह और भी कुछ काम होते हैं। तो कल नहान की वजह से क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज ही हम इस क्लास में जो पढ़ना है वो आज पढ़ेंगे। फिर परसों के दिन 10वें दिन देखते हैं, क्योंकि 11वें दिन से हमारे यहाँ पर क्या होता है, कीर्तन होता है। तो कीर्तन वाले दिन खाना खाने का काम होता है शाम को। तो उसकी प्रॉपर वे में तैयारी करनी होगी, तो उसके लिए मेरे को 10 तारीख से ही काम में लगना पड़ेगा। अब पूरा दिन ऑलमोस्ट क्लासों में या फिर थोड़े बहुत काम में लग जाता है। अब देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी हैं तो इसलिए हमें इनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और काम करना पड़ता है। तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए वो क्लास डाल दी है, वहाँ पर मैंने हायर एजुकेशन की। तो आप उनको भी देखते रहें साथ के साथ। ये मत सोचना कि मैं केवल यहाँ पर ही पढ़ा के हायर एजुकेशन कंप्लीट कर दूंगा, जो पहले वाले वीडियो थे उन्हीं से हायर एजुकेशन कंप्लीट कर दूंगा। नहीं, हायर एजुकेशन में फिर से दोबारा से पढ़ाऊँगा। और एक बार जो क्लासेज हो चुकी उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें आप। ठीक है, और मैं आज शाम तक सभी की सभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी मैं आज शाम तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का जो आविष्कार था वो जैक किल्बी ने किया था। किसने किया था? जैक किल्बी मोते ने आईसी का आविष्कार किया था। आईसी एक अर्धचालक पदार्थ है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। जो आईसी है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो सिलिकॉन की बनी होती है और एक अर्धचालक पदार्थ के रूप में काम करती है। आईसी के बहुत सारे घटक हैं। आईसी के अंदर बहुत सारे घटक लगे होते हैं। बहुत सारे आईसी के अंदर तत्व घटक लगे होते हैं। तत्व नहीं बोल सकते हम उनको। आईसी के बहुत सारे घटक हैं या आईसी के बहुत सारे भाग हैं। जैसे ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर है जो आईसी के अंदर लगा होता है। कैपेसिटर है, आईसी के अंदर लगा होता है। डायोड है और रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है और ट्रांजिस्टर है। इन चारों का उपयोग करते हैं हम आईसी के अंदर। तो आईसी के ये 4 अति महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें एक ट्रांजिस्टर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा डायोड है और चौथा रजिस्टर है। ये सभी के सभी एक तार के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से? एक तार के माध्यम से। लाखों ट्रांजिस्टर एक आईसी में मौजूद होते हैं। जो एक आईसी होती है, जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसके अंदर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं। कितने में? लाखों की संख्या में। ठीक है, तो यह था आईसी के बारे में। आईसी के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ आईसी।
आईसी के प्रकार, मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एसएसआई, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, देखो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आईसी है ना उसको ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। कम संख्या वाले ट्रांजिस्टर को, यदि कम जिस जिस आईसी में ट्रांजिस्टर की संख्या कम है उसको एक अलग प्रकार का आईसी कह दिया, जिस आईसी में ट्रांजिस्टरों की संख्या ज़्यादा है उसको एक अलग प्रकार का आईसी कह दिया गया। ठीक है, तो इसमें एक है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो जो ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आईसी है, इसमें टोटल 2 से 10 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। 2 ट्रांजिस्टरों से लेकर 10 ट्रांजिस्टरों तक इसमें लगे होते हैं। उसके बाद आता है एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, इसमें जो आईसी की संख्या है वो 10 से 500 के बीच में होती है। कितनी होती है? 10 से 500 तक होती है। और इसके बाद आता है एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एलएसआई। तो जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है उसमें जो आईसी की संख्या होती है वो होती है 500 से 1000 तक। और उसके बाद हम बात करें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर होते हैं। और सबसे बाद में हम बात करें ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, इसमें ट्रांजिस्टर की जो संख्या होती है वो 10 लाख से भी अधिक होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आईसी को ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले एसएसआई है, फिर एमएसआई है, फिर एलएसआई है, फिर वीएलएसआई है और फिर यूएलएसआई है। ठीक है, और अब आपको ये भी याद रखना है कि एसएसआई जो स्मॉल इन स्केल इंटीग्रेशन है उसमें आईसी की संख्या कितनी है, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में आईसी की संख्या कितनी है, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आईसी की संख्या कितनी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आईसी की संख्या कितनी है, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आईसी की संख्या कितनी है। अब हम पढ़ते हैं GUI। GUI का मतलब क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यह एक तरीके का यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो क्या है? एक तरीके का यूजर इंटरफेस है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष सूचक, जिसको हम विजुअल इंडिकेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकॉन को दिखाने का कार्य करता है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यह एक तरीके का यूजर इंटरफेस होता है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष सूचक, जिसको हम विजुअल इंडिकेटर बोलते हैं, और ग्राफिक आइकॉन, इनको दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ग्राफिक यूजर, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो क्या है? एक तरीके का यूजर इंटरफेस है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष सूचक, जिसको हम विजुअल इंडिकेटर बोलते हैं, और ग्राफिक आइकॉन आदि को दिखाने का काम करता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर याद आया होगा कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। मैंने कल की क्लास में कुछ समझाया था आपको कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं समझाया था, थी 1-2 लाइन, लेकिन वो 1-2 लाइन तो आपको याद आई होंगी कि माइक्रो प्रोसेसर में है क्या, ऐसा क्या है माइक्रो प्रोसेसर में जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यह एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ, मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है।
ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को आईसी के रूप में प्रयोग करके तैयार किया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें लाखों की संख्या में जो आईसी हैं वो जुड़े होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लाखों की संख्या में आईसीओ को मिलाकर बना होता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर के सीपीयू की तरह भी काम लिया जा सकता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम कंप्यूटर के सीपीयू की तरह भी काम ले सकते हैं। जिस तरीके से हम कंप्यूटर के सीपीयू को काम लेते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम माइक्रो प्रोसेसर को भी काम ले सकते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है रे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर। सर्वप्रथम 1971 में इंटेल नामक कंपनी ने इंटेल 4004 नामक का एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था इंटेल 4004 जो कि 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास का, ठीक है। देखो आज की क्लास के ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, लेकिन ये भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिकों में काउंट होता है जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न 3 आधारों पर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कितना प्रकार का होता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उसको 3 अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उनको कुछ बेस मानकर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार और आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। मतलब एप्लीकेशन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पर्पस के बेसिस पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, साइज के बेसिस पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण था वो अनुप्रयोग के आधार पर भी किया गया है, उद्देश्यों के आधार पर भी किया गया है और आकार के आधार पर भी किया गया है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 कुल प्रकार होते हैं। एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है और एक हाइब्रिड होता है, ठीक है। तीनों को मैं पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना का है, ठीक है। तो जो अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है ना उसको टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर टोटल 3 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर द्वारा सतत भौतिक चरों या सतत भौतिक चर का मापन किया जाता है, ठीक है। सतत भौतिक चरों का मापन किया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसके द्वारा सतत भौतिक चरों का मापन किया जाता है। सतत भौतिक चर क्या होते हैं, आपके दिमाग में आया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर सतत भौतिक चरों का मापन करता है, लेकिन ये सतत भौतिक चर हैं क्या, कौन कौन से हैं सतत भौतिक चर, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, आपके दिमाग में सवाल बना होगा कि सतत भौतिक चर हम कौन से चरों को कहेंगे। टेंशन मत लो, सारा सब कुछ समझाऊंगा, सारी बातें बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। सतत भौतिक चर वो चर होते हैं, ध्यान रखना, सतत भौतिक चर वो भौतिक चर होते हैं, यहाँ पर भौतिक शब्द और जुड़ेगा, ठीक है। सतत भौतिक चर वो भौतिक चर होते हैं जो बिल्कुल लगातार बदलते रहते हैं। सतत भौतिक चर वे भौतिक चर होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं। जैसे तापमान, तापमान हर सेकंड में बदलता रहता है। वर्षा हर मिनट में बदलती रहती है, हर सेकंड में बदलती रहती है। गाड़ी की स्पीड जितनी रेस दोगे उतनी ज़्यादा बदलेगी, वो डिपेंड कर रहा है आपके एक्सीलेटर पर कि उसको आप कितना घुमा रहे हो। विभिन्न वस्तुओं का वजन वो भी बिल्कुल बदलता रहता है, ठीक है।
तो सतत भौतिक चर वे भौतिक चर होते हैं जो बिल्कुल रेगुलरली या जो बिल्कुल लगातार बदल रहे हैं। जैसे तापमान लगातार बदलता है, वर्षा लगातार बदलती है, गाड़ी की स्पीड रेगुलर बदलती है, विभिन्न वस्तुओं का वजन रेगुलर बदलता है। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, वो किसी भी वस्तु का या किसी भी राशि का जो मापन है ना, वो तुलना के आधार पर करते हैं, कंपेयर करके। कैसे, मैं समझाता हूँ। पहले किसी वस्तु का वजन 2 किलो था, अब 3 किलो हो गया, अब 4 किलो हो गया। पहले गाड़ी की स्पीड 50 थी, अब 60 हो गई, अब 70 हो गई। पहले आपका वजन 55 था, अब 60 हो गया, अब 45 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 40 हो गया। क्या हो रहा है? पहले की तुलना में कंपेयर हो रहे हैं। पहले बरसात 20 थी, अब 30 सेंटीमीटर हो गई, अब 40 हो गई, अब 15 हो गई। टेम्परेचर पहले 37 था, अब 38 था, फिर 35 हो गया, फिर 32 हो गया, 31 हो गया। ठीक है। तो जो पहले किसी की गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डला, या पहले आपकी गाड़ी में 100 का डला, अब 200 का डल रहा है, फिर 500 का डलेगा, फिर 1000 का डलेगा, फिर 50 रुपये का डलेगा। तो ये होता है भौतिक चर। तो भौतिक चर क्या होती हैं? भौतिक जो चर होते हैं कंप्यूटर की किसी भी राशि का मापन या तुलना के आधार पर करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसी भी राशि का जो मापन है वो तुलना के आधार पर करता है। इस कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर है उसका उपयोग हम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे तापमान को नापने के लिए मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। वायु दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बरसात को मापने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। गाड़ी की गति को मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वजन को मापने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रयोग करते हैं। पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक तराजू वैसा भी तराजू हो सकता है जो पहले काम लेते थे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल को मापने के लिए हम पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये वो मशीनें हैं जो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक चरों का मापन करके परिणाम को अंकों के रूप में दिखाता है। भाई एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? जो भौतिक चर है ना उनका मापन करता है, भौतिक चरों का मापन करता है, और जो रिजल्ट है ना उसको डिजिट्स के रूप में दिखाता है, अंकों के रूप में दिखाता है। जैसे भाई आपकी गाड़ी की स्पीड, स्पीड क्या है? एक भौतिक चर है, उसको दिखा रहा है अंकों में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? एक भौतिक चर है जिसको कंप्यूटर दिखा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? भौतिक चरों का मापन करता है और रिजल्ट को डिजिट्स के रूप में दिखाता है। अब पढ़ते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। देखो, एनालॉग कंप्यूटर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के ऊपर चलता है तथा अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलता है और अंकों की गणना करता है। वर्तमान समय में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। वर्तमान समय में जितने भी कंप्यूटर है ना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। भाई क्या हो रहा है ये? डिजिटल कंप्यूटर गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखो, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी कोड जिसको हम बोल सकते हैं जो कि 0 या 1 होता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनमें गणना करने के लिए हम बाइनरी सिस्टम का या बाइनरी कोड 0 या 1 का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा या प्रोग्राम 0 या 1 के रूप में संग्रहित होता है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डाटा को स्टोर करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, सारा का सारा जो स्टोरेज है वो डिजिटल कोड में होता है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं बाइनरी कोड में होता है, मतलब 0 या 1 के रूप में होता है।
इनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है ना वो काफ़ी तेज़ होती है, बहुत तेज़ गति से ये प्रोसेसिंग का काम करते हैं। वर्तमान समय में जो पर्सनल कंप्यूटर है, पॉमटॉम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पॉमटॉम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, जो एनालॉग कंप्यूटर है वो सतत भौतिक चरों का मापन कर रहा है। डिजिटल कंप्यूटर है जो बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ना वो इन दोनों कंप्यूटरों का मिक्स है। डिजिटल और हाइब्रिड, सॉरी एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में मिलाया गया और इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो इससे एक नया कंप्यूटर बना जिसका नाम था हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर इन दोनों का क्या है? मिश्रित रूप है, इन दोनों का मिला हुआ है। हाइब्रिड कंप्यूटर में हमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर में डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए, भाई जब मैंने क्या बताया आपको कि हाइब्रिड कंप्यूटर में हमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। जब दोनों के गुण देखने को मिल रहे हैं तो भाई काम भी उसी एक सीक्वेंस में होगा ना। कुछ काम होंगे स्पेशल जो एनालॉग कंप्यूटर करता होगा, कुछ काम होंगे स्पेशल जो डिजिटल कंप्यूटर करता होगा। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें जो एनालॉग कंप्यूटर है वो डाटाओं को इनपुट और आउटपुट करने का काम करता है। डाटाओं को इनपुट आउटपुट करने के लिए या डाटाओं के इनपुट आउटपुट के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जबकि जो प्रोसेसिंग का काम है किसका, जो डाटाओं को प्रोसेस करने का काम है उसके लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो डाटाओं को इनपुट आउटपुट करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और डाटाओं की प्रोसेसिंग के लिए या डाटाओं को प्रोसेस करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र, मौसम संबंधित जानकारी, रक्षा के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में हम ऑलमोस्ट डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जो मेडिकल का जो सेक्टर है, मौसम संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए जो सेक्टर है, रक्षा का जो क्षेत्र है, विज्ञान का जो क्षेत्र है, इन सभी के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। देखो, जो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर है ना उनको मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है आपको। देखो, रटने के तो मैं स्टार्टिंग से ही खिलाफ हूँ। आपको कुछ रटना नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझना है और समझकर उनको याद करना है। क्योंकि यदि आप रटोगे ना तो कुछ टाइम के लिए आप रट पाओगे, कुछ टाइम के लिए आप उनको याद कर पाओगे, कुछ टाइम बाद ही पेपर से पहले पहले आप भूल जाओगे। ठीक है, और यदि आप किसी भी कंटेंट को समझकर याद करते हो, यदि आप समझकर याद करोगे, गारंटी के साथ है कभी नहीं भूलोगे आप उसको, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक वो याद रहेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, समझकर याद करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तुलनात्मक रूप से रटने के। आप कोई भी कंटेंट है, एक तो उसको डायरेक्टली ओनली रट रहे हो, एक उसको आप समझ कर रट रहे हो। तो जब आप किसी भी कंटेंट को समझ कर रटोगे ना तो प्यारे साथियों वो जो कंटेंट है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा। और यदि आप उसको डायरेक्टली केवल और केवल रटोगे ना, कभी डायरेक्टली सेट नहीं होगा वो। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों को हमने दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला भाग होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जिनका उपयोग हम अपने जो भी सामान्य कार्य हैं, ठीक है, जो हमारे सामान्य काम हैं उनको करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है इनका उपयोग हम अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। जो हमारी जनरली जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। क्या होती है? बिल्कुल सीमित होती है। इस कंप्यूटर द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है जो मल्टीपल टाइप्स के काम करता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है। ठीक है, आप अपने जो भी सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, जैसे मूवी देखने के लिए, टाइपिंग के लिए, कोई भी पंपलेट बनाने के लिए, कोई भी फाइल बनाने के लिए, वीडियो गेम देखने के लिए, वीडियो चलाने के लिए,
गेमिंग खेलने के लिए, मतलब जो हम जनरली जो हम कंप्यूटर उपयोग करते हैं ना, लैपटॉप या कंप्यूटर उपयोग में लेते हैं, वो होते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और इन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों के द्वारा हम मल्टीपल टाइप के काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। आप चाहो कोई भी काम कर सकते हो इनसे, ठीक है। इनसे कोई विशेष प्रकार का काम नहीं किया जाता। आप बहुत बात करें कि एक ऐसा कंप्यूटर जो टाइपिंग में बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो, तो वो फिर आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर नहीं होगा, वो स्पेशलिस्ट है, इसलिए वो विशेष कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर वो होते हैं जो हमारी सामान्य जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम आते हैं। हमारे कोई भी जो स्पेशल उद्देश्य है, हमारे जो भी विशेष उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जिन कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं, उनको हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। ये हमारी जो भी जनरली नीड होती हैं, हमारी जो रेगुलरली जो नीड होती हैं, उनको पूरी करने में काम आते हैं। इन कंप्यूटरों के सीपीयू की कार्य क्षमता कार्य विशेष के अनुसार होती है। भाई विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है, हमारे विशेष कार्यों को करने के लिए तैयार किए गए हैं। कोई भी आपका विशेष काम हो सकता है एक्स वाई जेड, तो आपके या किसी भी कैंडिडेट के कोई भी विशेष काम को करने के लिए यदि जो कंप्यूटर तैयार किया गया है, किसी भी उद्देश्य या किसी भी विशेष काम को करने के लिए हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उसको हम विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि हम उसको एक विशेष पर्पज, एक स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी स्पेशल काम करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो सीपीयू होता है ना, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों का जो सीपीयू होता है वो एक सामान्य सीपीयू होता है जो विभिन्न प्रकार के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता रखता है। लेकिन मैं बात करूं विशेष उद्देश्य कंप्यूटर की, तो जो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर का जो सीपीयू है ना, वो उस कार्य के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है कि भाई आप उस कंप्यूटर को किस कार्य के लिए डिजाइन करवा रहे हो। सपोज दैट आप किसी कंप्यूटर को मौसम संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए आप डिजाइन करवा रहे हो, तो उस कंप्यूटर का जो सीपीयू है ना, वो बिल्कुल उसी टाइप का होगा, ठीक है। तो जो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, उनका जो सीपीयू होता है ना, वो कार्य विशेष के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है कि आप उस कंप्यूटर को किस काम के लिए डिजाइन कर रहे हो, आपका उस कंप्यूटर को डिजाइन करने के पीछे मेन पर्पज क्या है, बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग उसका सीपीयू डिजाइन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? मौसम विभाग का कंप्यूटर, अंतरिक्ष विभाग का कंप्यूटर, चिकित्सा यातायात नियंत्रण विभाग का कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल इस प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, इनका हम उपयोग करते हैं किसमें? विशेष उद्देश्य प्रकार के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ये किसी विशेष स्पेशल काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर, बेसिस ऑन द साइज, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन साइज, साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें हम सबसे पहला आपको मैं बता दूं एक बेसिक सी जानकारी। सामान्य उद्देश्य के आधार पर जो साइज के आधार पर कंप्यूटर है, वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। साइज के आधार पर टोटल 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो माइक्रो नाम से पता चल रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा, ठीक है ना। यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलवेज रटने के खिलाफ हूँ भाई लोगों। माइक्रो का मतलब आप क्या होता है, आप खुद बताओ। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो माइक्रो आकार का है, बिल्कुल छोटे से आकार का है, ठीक है। अब जब माइक्रो कंप्यूटर है, बिल्कुल छोटे से आकार का है, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होगा वो बड़े आकार का तो हो नहीं सकता भाई। जब कंप्यूटर का आकार छोटा सा है, उसमें हम बड़ा माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर हम बड़ा प्रोसेसर कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि बड़े छोटे आकार के कंप्यूटर में हम बड़े आकार का प्रोसेसर किसी भी हाल में यूज नहीं कर सकते। यदि कंप्यूटर का आकार छोटा है तो उसमें छोटे आकार का ही हम प्रोसेसर का उपयोग करेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं।
तो जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। आकार में बहुत छोटा है और आकार में बिल्कुल छोटा होने की वजह से इस पर केवल एक व्यक्ति ही काम कर सकता है। आप एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, इसका मतलब ये मत समझना कि केवल आपने खरीद लिया तो केवल ही आप काम कर सकते हो। मतलब ये है कि एक टाइम में केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, आप काम कर रहे हो अब माइक्रो कंप्यूटर पर, तो मैं नहीं काम कर सकता। मैं काम कर रहा हूँ तो फिर उस टाइम आप नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा। इसमें माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, मॉनिटर आदि का प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, उसमें हम माउस का प्रयोग करते हैं, उसमें हम सीपीयू का प्रयोग करते हैं, उसमें मेमोरी और मॉनिटर का भी प्रयोग किया जाता है। अब भाई आकार सीमित है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है, तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो भी क्या होगी, सीमित होगी। इसकी एक लिमिटेड कार्य क्षमता होती है। इसकी जो वर्क कैपेसिटी है ना वो भी बिल्कुल एक लिमिटेड टाइप की होती है, बहुत लार्जेस्ट टाइप की नहीं होती कि चलो आप अनलिमिटेड टाइप के काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हो। नो, इससे आप बिल्कुल लिमिटेड काम करवा सकते हो। इसमें बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसका विकास 1970 में IBM ने किया था। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका आविष्कार IBM के द्वारा किया गया था 1970 में। तो माइक्रो कंप्यूटर में IBM का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, माइक्रो कंप्यूटर का सबसे पहले आविष्कार किया गया था IBM के द्वारा 1970 में। अब हम माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार पढ़ते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं माइक्रो कंप्यूटर के, जैसे जिसमें सबसे पहले आता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी बोलते हैं। आपके पास भी होगा पीसी, नहीं होगा तो आपने देखा होगा पीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीसी के बारे में बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर का ही टाइप है। पीसी का विकास सन 1981 में हुआ था। 1981 में पीसी का विकास किया गया। पहला पर्सनल कंप्यूटर PCXIT था। PCXIT पहला पर्सनल कंप्यूटर था। पीसी को टेलीफोन या मोडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। हम पीसी को टेलीफोन या मोडेम की सहायता से आपस में जोड़ सकते हैं, इंटरनेट से इनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो पीसी को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन या मोडेम या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। मोडेम, इंटरनेट या टेलीफोन लाइन के माध्यम से आप पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। यह सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, जो भी आपके जनरल पर्पज के जो काम होते हैं, आपके जो सामान्य काम होते हैं, उनको करने के लिए आप पीसी का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग, डाटा को स्टोर करने के लिए आप पीसी का उपयोग किस किस में कर सकते हो। आप पीसी का उपयोग डाटाओं को स्टोर करने के लिए कर सकते हो, पब्लिकेशन प्रकाशन के लिए कर सकते हो, अपने घर का ऑफिस का काम करने के लिए कर सकते हो, व्यापार के लिए उपयोग ले सकते हो, शिक्षा के लिए उपयोग ले सकते हो और मनोरंजन में काम ले सकते हो। पीसी को आप डाटा संग्रहण के लिए, प्रकाशन के लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और मनोरंजन आदि के लिए आप काम ले सकते हैं। इस पर एक समय में केवल एक ही आदमी काम कर सकता है। देखो ये वाली लाइन है ना जो आपको हर जगह याद नहीं करनी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ रहे हैं। और जब मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, उसमें एक समय में एक से अधिक आदमी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और माइक्रो कंप्यूटर का आकार भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक समय में केवल एक ही आदमी काम कर सकता है। अब यहाँ पर हम पीसी के एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि पीसी के उदाहरण कौन कौन से हैं। पर्सनल कंप्यूटर में हम कौन कौन से कंप्यूटरों को शामिल करेंगे, जैसे IBM है, एप्पल है, IBM है, एप्पल है, HCL है, HP है, लेनोवा है, कॉम्पैक्यू है, जेनिथ है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो पीसी को बनाने का काम करती हैं। आपके पास लेनोवा का पीसी हो सकता है, आपके पास HP का पीसी हो सकता है, आपके पास HCL का पीसी हो सकता है, आपके पास एप्पल या IBM का भी पीसी हो सकता है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो पीसी को बनाने का काम करती हैं और इनके जो पीसी हैं वो इन्हीं कंपनियों के नाम से जानते हैं। जैसे मेरे पास लेनोवा का पीसी है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हो सकता है आपके पास HP का हो, गवर्नमेंट बांटती थी जिनकी 12th में अच्छी परसेंट बनती थी।
उसके बाद आता है लैपटॉप। यह आकार में पीसी से भी छोटा होता है। पीसी तो थोड़ा सा बड़ा होता है। पर्सनल कंप्यूटर, देखो आप पीसी का मतलब समझ पा रहे होंगे क्या होता है। पीसी होता है एक वो कंप्यूटर जो टेबल पर रखा होता है, ठीक है, जिसके नीचे मॉनिटर लगा होता है, ठीक है, वो सीपीयू लगा होता है, और माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें उसमें अलग अलग होती हैं, ठीक है। पीसी वो कंप्यूटर होता है जिसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह लगी होती हैं। कीबोर्ड अलग जगह है, पीसी माउस अलग जगह है, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह लगी होती है पीसी में। जबकि लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में न तो आपके पास अलग से माउस होता, न आपके पास अलग से कीबोर्ड होता, न आपका अलग से मॉनिटर होता, मॉनिटर का नाम आ गया, सीपीयू वगैरह नहीं होता। सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो एक ही मशीन के अंदर सेट होती हैं, ठीक है। उसको हम लैपटॉप को बोलते हैं, जो फोल्डेबल होता है, उसको आप फोल्ड करके बंद कर सकते हो। ऑलमोस्ट उसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, बैग में डाल के, एक डायरी के टाइप का होता है वो, ठीक है। आपके पास भी होगा लैपटॉप। और पीसी, अब तो खैर पीसी को बहुत कम लोग यूज करने लग गए, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप ने पीसी को गायब कर दिया। वरना पहले पीसी होता था। आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाओ, आपको पीसी देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप आकार में पीसी से भी छोटा होता है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। यह पीसी की तरह ही काम करता है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि सब इसके अंदर ही होते हैं। सीपीयू भी, कीबोर्ड भी, माउस भी और मॉनिटर भी, ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ना, जो सारा के सारे घटक हैं, वो सारे के सारे पीसी के अंदर ही सेट होते हैं। आपको बाहर से नहीं मिलेंगे कि चलो उनको केबल से जोड़ो, नहीं 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 भाई, अंदर ही कंपनी ने अंदर ही सेट कर दिया इन सारी चीज़ों को। इसमें इंटरनेट चलाने के लिए सामान्यतः वाईफाई या ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। होगा, बिल्कुल सही है। आपके पास लैपटॉप है, उसमें नेट चलाने के लिए आप क्या करते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो या फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हो, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑन करवा के किसी से और कहते हो भाई एक बार हॉटस्पॉट ऑन कर, मैं मेरा वाईफाई कनेक्ट करके और एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ या एक वीडियो देख लेता हूँ, ठीक है। तो पीसी में लैपटॉप में हम इंटरनेट को चलाने के लिए या तो ब्लूटूथ का यूज करते हैं या फिर हम इंटरनेट का यूज करते हैं। लैपटॉप को ब्रीफ केस में भी रख सकते हैं तथा इसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रीफ केस कंप्यूटर भी कह सकते हैं इसको। आप एक ब्रीफ केस में रख सकते हो इसको, जो लैपटॉप है उसको आप फोल्ड करके और एक ब्रीफ केस में रख सकते हो। और ये बिल्कुल एक नोटबुक टाइप का होता है। आप एक थोड़ी सी मोटी सी किताब खरीद लो, बिल्कुल उसी के साइज़ का होता है ये, उससे भी पतला होता है और लंबाई चौड़ाई लगभग A4 साइज़ की होती है, इसकी थोड़ी सी A4 साइज़ से बड़ी मान सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप को ब्रीफ केस में भी रखा जा सकता है और इसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें चार्ज होने वाली बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसमें बैटरी लगी होती है। पीसी में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पीसी में लाइट जाते ही तुरंत पीसी बंद हो जाता है, लेकिन लैपटॉप नहीं होगा बंद। उसमें जैसे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के लिए बैटरी होती है, अपने आप अंदर 90%, 80%, 40% ऐसे बताता रहता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से लैपटॉप के पास भी अपनी खुद की एक बैटरी होती है। क्या होती है, बैटरी होती है। और वो कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, लाइट चली जाएगी मैं काम आऊँगा तेरा, ठीक है, लेकिन तू ज़्यादा लोड वाली चीज़ मत चला देना कभी, ये भाई साहब क्या क्या चला रहे हैं, मैं जल्दी डिस हो जाऊँगा, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर इसकी खुद की बैटरी होती है जो कह देता है कि भाई तू टेंशन मत ले, लाइट भी चली जाएगी तो तेरा भाई तेरा साथ देगा। जबकि पीसी नहीं बोलता ये, वो तो ये कहता है कि भाई देख, राजी हो नाराज हो, तेरे को जो भी काम करना है साथ के साथ कर ले, जैसे लाइट चली जाएगी मैं तुरंत रेस्ट पर चला जाऊँगा, मेरे लाइट के बिना नहीं रहा जाता यार, सोना बाबू टूना है। पीसी की बाबू है लाइट, पीसी बिना लाइट के नहीं रह सकता भाई, लाइट चाहिए मेरे को यार, मेरी कहाँ गई यार, वो है तब तक मैं हूँ, वो नहीं तो मैं नहीं। ये बोलता है पीसी किसको, लाइट को, कि भाई लाइट नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो लाइट नहीं। ये बात कर लेते हैं, लाइट नहीं तो मैं नहीं। पीसी बोलता है कि लाइट रहेगी तब तक मैं हूँ, लाइट जाते मैं भी नहीं, उसके बिना नहीं रह सकता, मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लैपटॉप कहता रे भाई कौन इन झंझटों में फंसेगा, टेंशन मत लो, रहेगी तो सही, ना रहेगी तो भी हम करेंगे मैनेज, ठीक है। बाद में जरूरत पड़ेगी तो पटा लेंगे वापस, बुला लेंगे वापस, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये बोलता है लैपटॉप। पॉमटॉप, यह बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर है, बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर होता है। पॉमटॉम होता है ना, वो लैपटॉप से भी छोटा होता है, जिसे हाथ में काम किया जा सकता है, उसको आप हाथ में लेकर काम ले सकते हो। जो पोम टोम होता है वो लैपटॉप से भी बहुत छोटा होता है, जिसको आप हाथ में लेकर भी काम कर सकते हो।
ठीक है, हाथ में पकड़ के जैसे मोबाइल फ़ोन काम में लेते हैं ना, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप पॉम-टॉम को भी यूज कर सकते हो। इसमें इनपुट ध्वनि के माध्यम से दिया जाता है, इसे मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। पॉम-टॉम में एक सबसे बड़ी समस्या है, आप उसमें टाइप करके इनपुट नहीं कर सकते, उसमें आप ध्वनि के माध्यम से इनपुट दे पाओगे। स्पीकर पर क्लिक करो, उसमें आप बोलो, वो आपको जो भी आपका इनपुट है उसको एक्सेप्ट करेगा, आपका जो इनपुट है उसका प्रोसेसिंग करेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तुरंत आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसको आप मिनी लैपटॉप भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यह एक छोटा कंप्यूटर होता है। जो PDA होता है वो एक छोटा कंप्यूटर होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये एक छोटा कंप्यूटर होता है। जो PDA है ना, वो और भी छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें इसे नेटवर्क से जोड़कर कई कार्य किए जा सकते हैं तथा इसे फ़ोन की तरह भी काम लिया जा सकता है। जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये एक छोटा कंप्यूटर होता है, इसे नेटवर्क से जोड़कर कई काम किए जा सकते हैं, इसे फ़ोन की तरह भी आप काम ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की। भाई क्या हो रहा है ये? वर्क स्टेशन, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड एवं भंडारण क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और आकार माइक्रो कंप्यूटर के समान होता है। जो वर्क स्टेशन है ना, वर्क स्टेशन की जो वर्किंग प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसेस है या जो प्रोसेसिंग स्पीड है या जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वर्क स्टेशन की प्रोसेसिंग स्पीड, वर्किंग प्रोसेस, स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। और वर्क स्टेशन का जो आकार होता है वो भी माइक्रो प्रोसेसर के समान ही होता है। इसे विशेष रूप से जटिल कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वर्क स्टेशन है उसको हम बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के काम करने के लिए, कुछ स्पेशल प्रकार के काम करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। जटिल प्रकार के काम, स्पेशल प्रकार के कामों को करने के लिए वर्क स्टेशन का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता, भंडारण क्षमता दोनों अधिक होती है। जो वर्क स्टेशन है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और वर्किंग कैपेसिटी दोनों बहुत, स्टोरेज कैपेसिटी दोनों बहुत ज़्यादा होती हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। वर्क स्टेशन पर एक टाइम में केवल एक ही आदमी काम कर सकता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग एवं भवन निर्माण में किया जाता है। बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग के कामों को करने के लिए और साइंटिफिक कामों को करने के लिए, वैज्ञानिक कामों को करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्क स्टेशन का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर, क्या होता है मिनी कंप्यूटर? यह मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? बीच के आकार का कंप्यूटर होता है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटा होता है। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और उससे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर है मध्यम आकार का है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, जिसका आविष्कार 1965 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी के द्वारा किया गया था। पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। कौन सा? PDP-8। PDP-8 या PDP-8 था जो पहला मिनी कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार 1965 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी के द्वारा किया गया था। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। जो PDP-8 है, जो मिनी कंप्यूटर है, उसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति, मेमोरी, भंडारण क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। जो मिनी कंप्यूटर है उसकी वर्किंग प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेसिंग स्पीड बोल सकते हैं, मेमोरी कैपेसिटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती हैं। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। मिनी कंप्यूटर की भी सबसे बड़ी बात यही है कि माइक्रो कंप्यूटर की तरह इस पर भी एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है।
मिनी कंप्यूटर छोटी एवं मध्यम स्तर की कंपनियों में, आरक्षण प्रणाली में, बैंकिंग में, यात्री आरक्षण में प्रयोग किया जाता है। यात्रियों का जो आरक्षण है, हम जब रिजर्वेशन वाली टिकट बनवाते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की तरह हमारा रिजल्ट निकलता है। बैंकिंग प्रणाली है, छोटे एवं मध्यम आकार की कंपनियां हैं, इन सभी में हम मिनी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अब हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। देखो, मैंने एक साथ आपको पहले बता दिया था, आकार में सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब आप इनको व्यवस्थित क्रम में जमा लेना, कैसे भी पूछे कैसे भी ना पूछे, मैंने एक सीरियल बता दिया, आप बस उसको रट लेना। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग होता है, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड एवं भंडारण क्षमता बहुत तेज होती है। जो ये कौन सा कंप्यूटर होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड, इन दोनों की यदि मैं मिलाकर बात करूं, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी दोनों की दोनों किससे ज़्यादा होती हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती हैं। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं, लगातार 24 घंटे आप इससे आप काम करवा सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिक्री का ब्यौरा रखने के लिए, भाई कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है, दुकान वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। भुगतानों का ब्यौरा करने के लिए, सैलरी देने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। नोटिस भेजने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर काम आता है। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर काम आता है। IBM 4381 है, ICL 39 है, CDC साइबर है, CDC साइबर है, ICL 39 है, IBM 4381 है। ये सारे सारे क्या हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, उसमें प्यारे साथियों हम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जिसका नाम है Node.js। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें Node.js सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आकार और वर्क कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, इन सभी में सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, सबसे आगे होता है, पीक लेवल पर होता है। इससे तेज गति से काम करने वाला कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर समानांतर पैरेलल सीरीज में लगे होते हैं। देखो, सुपर कंप्यूटर की सबसे खास बात क्या है, इसमें बहुत सारे जो प्रोसेसर है वो पैरेलल सीरीज में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे खास और सबसे स्पेशल बात है कि सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर पैरेलल सीरीज में समानांतर क्रम में लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में हम पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर में उस कंप्यूटर को शामिल किया जाता है जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से काम करता है। ठीक है, मेगा फ्लॉप का फुल फॉर्म है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर हम उस कंप्यूटर को कहेंगे जिसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 500 मेगा फ्लॉप से अधिक है। जिस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड
500 मेगा फ्लॉप से अधिक है उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंप्यूटर कहेंगे। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, उसको हम मेगा फ्लॉप में मापते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 अरब गणनाएं मात्र 1 सेकंड में कर सकता है, तो सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसको हम मेगा फ्लॉप में मापते हैं। और सुपर कंप्यूटर है जो 1 अरब गणनाएं मात्र 1 सेकंड में कर सकता है। सुपर कंप्यूटर को नॉन वॉन न्यूमैन सुपर कंप्यूटर को नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किया जाता है। नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर को हम नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, CDC 6600 है, जिसे 1964 में बनाया गया था। 1976 में क्रे के फर्स्ट एस सुपर कंप्यूटर का विकास क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। एक क्रे रिसर्च कंपनी है जिसने 1976 में क्रे के फर्स्ट एस सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। यह इतिहास का पहला सफल सुपर कंप्यूटर था। जो क्रे के फर्स्ट एस है, जो तब तक का, कब तक का, 1976 तक का सबसे पहला सफल सुपर कंप्यूटर था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, जिसे सीडैक कंपनी द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, जिसे सीडैक नामक कंपनी ने 1991 में तैयार किया था। सुपर कंप्यूटर के उपयोग आ जाते हैं वैज्ञानिक और शोध कार्यों में, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यों में, परमाणु उपकरण में, मौसम विज्ञान व भूगर्भीय सर्वेक्षण में, ठीक है। वैज्ञानिक और शोध कार्यों में, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यों में, परमाणु उपकरणों में, मौसम विज्ञान व भूगर्भिक सर्वेक्षण में हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। क्रे 2 है, क्रे XMP 24 है, NEC 500 है, ठीक है। क्रे सेकंड है, क्रे XMP 24 है, NEC 500 है। ये सारे सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर जैसे परम सीरीज, अनुपम सीरीज, फ्लो सॉल्वर, आदित्य, भास्कर, परम युवा, विक्रम 100, ये भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं। परम सीरीज है, अनुपम सीरीज है, अनुपम सीरीज, फ्लो सॉल्वर सीरीज है, आदित्य है, भास्कर है, परम युवा है और विक्रम 100 है। ये सारे क्या है, भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं। आकार के आधार पर, मेमोरी क्षमता के आधार पर, प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों का बढ़ता हुआ क्रम, चाहे देखो आकार आ जाए, देखो आकार के आधार पर उल्टा सिस्टम होता है। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये गलत ऐड कर दिया, आकार के आधार पर नहीं आएगा यहाँ पर, मेमोरी की क्षमता के आधार पर, प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर, हाँ सॉरी, आकार के आधार पर, मेमोरी क्षमता के आधार पर, प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर, आकार के आधार पर और मेमोरी क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों का बढ़ता क्रम। सबसे छोटा होता है हर चीज़ में माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, इससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, चाहे वो मेमोरी कैपेसिटी हो, चाहे वो प्रोसेसिंग स्पीड हो, चाहे वो साइज हो, ठीक है। अब यहाँ पर है कंप्यूटर के अवयव, इनपुट, आउटपुट, CPU, मेमोरी। देखो आज ये हमारी क्लास यहीं पर द एंड होता है। कल हमारी क्लास नहीं हो पाएगी शायद, पूरे चांस है, क्योंकि कल नौवा दिन है, नौवा दिन का नहान होता है। तो तब तक आप, मैं हायर एजुकेशन का आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दिया, आज मैं उसकी PDF भी शेयर कर दूंगा, आप हायर एजुकेशन को देख लेना तब तक, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है। यहाँ पर भी मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ, यहाँ पर आप सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि दादी जी एक्सपायर हो चुकी हैं। कल 9वां दिन है उनका, जिसको हम नहान बोलते हैं यहाँ पर। तो उस दिन तो बहुत सारे काम होते हैं और मैं बड़ा ही बड़ा पोता रह गया, पड़पोता। तो मेरी भी बहुत सारी अहम भूमिकाएं होती हैं जिनको मेरे को खुद को करनी होंगी, ठीक है। बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन्हें हमें निभाना पड़ता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। कल क्लास होगी नहीं, उसके बाद 10वें दिन की और 11वें दिन की मैं अभी नहीं कंफर्म बताऊंगा कि होगी या नहीं होगी, बाकी मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, ठीक है, पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक आप हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर दो, मैंने उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, PDF मैं आज शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय।